गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जो कि आपको पहले बता दिया था। और अब जो ये दूसरा वीडियो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का क्लासिफिकेशन, टॉपिक का नाम है क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन में मैंने आपको क्लासिफिकेशन के ऑब्जेक्ट बता दिए, क्लासिफिकेशन के करैक्टरिस्टिक्स बता दी, और अब जो वो बताएंगे आपको एक आदर्श वर्गीकरण के आवश्यक तत्व या विशेषताएं, असेसमेंट ऑन एन आइडल क्लासिफिकेशन। कभी कभार ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर का या 2 नंबर का एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैंने इस वीडियो को अलग से बनाया है, जो कि एक आदर्श वर्गीकरण के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। और आदर्श वर्गीकरण के लिए उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले है व्यापकता का पूर्ण एक्सक्लूसिव वर्गीकरण। वर्गीकरण इतना व्यापक एवं पूर्ण होना चाहिए कि प्रत्येक इकाई के किसी न किसी वर्ग में सम्मिलित हो जाए। मतलब कुछ न कुछ, किसी भी इकाई से कुछ न कुछ इसमें सम्मिलित हो जाना चाहिए। यदि किन्हीं इकाइयों के लिए कोई वर्ग न हो तो एक विविध वर्ग बना लेना चाहिए। जैसे वैवाहिक स्थिति के आधार पर विवाहित और अविवाहित 2 वर्ग बनाए जाए तो विधुर, विधवा, तलाकशुदा को भी विविध वर्गों में रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि विवाहित ले लिया और अविवाहित ले लिया, लेकिन अपने को इसमें तीसरा वर्ग और बनाना चाहिए जो कि विधुर, विधवा, तलाकशुदा आ जाए। दूसरा, वेल डिफाइंड, स्पष्टता। विभिन्न वर्गों में पारस्परिक पृथकता स्पष्ट होनी चाहिए, अर्थात प्रत्येक वर्ग का क्षेत्र निश्चित होना चाहिए, जिससे किसी इकाई के लिए यह विवाद उत्पन्न न हो कि वह किसी वर्ग में रखी जाए। जैसे शिक्षित व्यक्तियों में सेकेंडरी या इससे अधिक सेकेंडरी शैक्षणिक योग्यता वाले अल्प आयु वर्ग में 10,000 मासिक से कम आय वाले व्यक्ति। तीसरी होती है स्थिरता, स्टेबिलिटी। वर्गीकरण का आधार स्थिर होना चाहिए, जिससे भविष्य में परिवर्तन न करना पड़े, अन्यथा अलग अलग अवधियों में समांक अतुलनीय रहेंगे। सजातीयता, चौथा पॉइंट है सजातीयता। होमोजेनिटी, प्रत्येक वर्ग विशेष में समान गुण वाली इकाइयाँ सम्मिलित करनी चाहिए, अन्यथा निष्कर्ष अशुद्ध होगा। अनुकूलता, सूटेबिलिटी। वर्गीकरण अनुसंधान के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। यदि विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का अनुमान लगाना है तो उनके द्वारा प्राप्तांकों के अनुसार वर्गीकरण अनावश्यक होगा। गणितीय शुद्धता, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। विभिन्न वर्गों की आवृत्तियों का योग समग्र की समस्त इकाइयों की संख्या के बराबर होना चाहिए। यह तभी संभव है जब प्रत्येक मध्य को किसी न किसी वर्ग में स्थान आवश्यक। अगला पॉइंट है एक कि लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब वर्गीकरण का आधार लोचदार होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, जिसमें कभी भी अपन कुछ थोड़ा बहुत घटा सके, थोड़ा बहुत बढ़ा सके, जिससे भविष्य में आवश्यकता अनुसार विभिन्न वर्गों को विस्तृत और संकुचित किया जा सके। जैसे आवश्यकता होने पर कोई 2 वर्ग जोड़े या जा सके, या किसी वर्ग में निश्चित आधार पर उपविभाजन किया जा सके, सब क्लासिफिकेशन भी किया जा सके, ऐसी होनी चाहिए। तो आदर्श वर्गीकरण में यह मैंने आपको 7 पॉइंट बताए हैं, इनको आप ध्यान रखना। और अब मैं बताता हूँ वर्गीकरण के आधार। वर्गीकरण के आधार या वर्गीकरण की रीतियाँ, बेसिस और मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की कौन कौन सी मेथड होती है, इसको 4 भागों में मैंने इसको विभाजित किया है। पहला भौगोलिक, दूसरा समय अनुसार, तीसरा गुणात्मक और चौथा संख्यात्मक। भौगोलिक, जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, जो चीज़ भौगोलिक आधार पर बांट दी जाती है, ज्योग्राफिकल, इसके अंतर्गत समूहों का वर्गीकरण स्थान या क्षेत्र के आधार पर किया जा सकता है। स्थान जयपुर, सीकर, अजमेर, या डिवीज़न के अकॉर्डिंग बांट सकते हैं या क्षेत्र के आधार पर बांट सकते हैं। जैसे अपन कॉलेजों का अगर वर्गीकरण करना हो तो क्या करेंगे, जयपुर में कितनी कॉलेज है, जोधपुर में कितनी है, बीकानेर में कितनी है, कोटा में कितनी है, ठीक है, नेम ऑफ सिटीज़ और नेम ऑफ कॉलेज। तो जयपुर में इतनी है, जोधपुर में इतनी है, बीकानेर में इतनी है। ये तो हो गया आपका भौगोलिक क्लासिफिकेशन। दूसरा पॉइंट है समय अनुसार वर्गीकरण। क्रोनोलॉजिकल और टाइम
क्लासिफिकेशन, यदि समंगों को घंटे, दिन, सप्ताह, माह, वर्ष के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है तो उसे समय अनुसार वर्गीकरण, जैसे किसी राष्ट्र की जनसंख्या को वर्ष के आधार पर, रोगी के बुखार को घंटे या दिन के आधार पर, बिक्री के विभिन्न वर्षों के आधार पर वर्गीकृत किया। उदाहरण, राजस्थान विश्वविद्यालय में बीए पार्ट प्रथम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या यह है कि 2013 में इतनी रही, 2018 में इतनी रही, 2019 में इतनी, 2020 में इतनी, ठीक है। और इसी प्रकार ईयर्स हो सकता है और पॉपुलेशन, ठीक, कि 10 साल से जो पॉपुलेशन का जो डेटा लिया जाता है वो भी इसमें समय अनुसार वर्गीकरण में आएगा। तीसरी स्थिति आती है गुणात्मक वर्गीकरण, क्वालिटिव क्लासिफिकेशन। गुणों के आधार पर वर्णनात्मक तथ्यों को का प्रत्यक्ष माप नहीं किया जा सकता, बल्कि उन्हें गुण की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के आधार पर संख्या में गिना जाता है, जैसे बुद्धिमत्ता, इंटेलिजेंसी, लिटरेसी, बेकारी, ईमानदारी, बीमारी, वैवाहिक स्थिति, अंधापन आदि। जब तथ्यों को वर्णनात्मक विशेषताओं अथवा गुणों के आधार पर विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत करते हैं तो ऐसे वर्गीकरण को वर्णनात्मक डिस्क्रिप्टिव या गुणात्मक वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू एट्रीब्यूट्स कहते हैं। यह वर्गीकरण निम्न 2 प्रकार के होते हैं, सरल और द्वंद्व भाजन वर्गीकरण, सिंपल क्लासिफिकेशन, और क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिसहोटोमॉय। जब तथ्यों को एक गुण के आधार पर उपस्थित या अनुपस्थिति के रूप में 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है तो उसे सरल वर्गीकरण कहते हैं। जैसे साक्षर, निरक्षर, कि साक्षर है तो उसमें निरक्षर का गुण नहीं है, और निरक्षर है तो उसमें साक्षर का गुण नहीं है, एक उपस्थित है, दूसरा गुण वो अनुपस्थित है। अथवा विवाहित और दूसरा अविवाहित हो सकता है। विवाहित है तो वो उसमें अविवाहित का गुण नहीं है, और अविवाहित है तो विवाहित का गुण है। ईमानदार और बेईमान, पुरुष या स्त्री, सुंदर असुंदर। गुणों की उपस्थिति में बड़े अक्षरों में वर्णाक्षरों में देते हैं ABC, गुण मौजूद है तो ABC, और अगर अनुपस्थित हैं तो अल्फ़ा, बीटा, गामा। ग्रीक वर्णाक्षर अल्फ़ा, बीटा आदि द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे जनसंख्या के डाटा अपन ने लिए तो जनसंख्या n, नंबर ऑफ टोटल, और जनसंख्या में कौन कौन होंगे, पुरुष और महिलाएं। तो पुरुष होंगे उसको अल्फ़ा कह देंगे, और महिलाएं हैं तो उसको बीटा अल्फ़ा कहेंगे। पुरुषों को A और महिलाओं को अल्फ़ा, ठीक है। इसी प्रकार पुरुषों में भी 2 स्थिति हो सकती है, या तो विवाहित हो सकता है या अविवाहित हो सकता है। तो विवाहित को क्या कहेंगे, A गुण भी मौजूद है कि पुरुष है तो A मौजूद है, और विवाहित है तो B भी मौजूद है, तो इसको क्या कहेंगे अपन, A और B। दूसरा अविवाहित है और पुरुष है, तो पुरुष के गुण तो है तो पुरुष के लिए तो A, और B नहीं है क्योंकि अविवाहित है, B वाला गुण मौजूद नहीं है, तो B के लिए बीटा लिखेंगे, A बीटा। इसी प्रकार स्त्री का मतलब यह हुआ कि A वाला गुण है वो मौजूद नहीं है। A का मतलब अल्फ़ा, और विवाहित है तो विवाहित के लिए A अल्फ़ा आएगा और B आएगा क्योंकि विवाहित है, और अविवाहित के लिए अल्फ़ा और बीटा आएगा, ठीक है। दूसरी स्थिति बहुवर्गीकरण, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसमें तथ्यों को एक से अधिक गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाए। एक गुण के आधार पर 2 वर्ग बनते हैं और दूसरे गुण के आधार पर प्रत्येक वर्ग के 2 उपवर्ग बनाए जाते हैं। इसी प्रकार क्रम जारी रहता है। जैसे किसी स्थान जनसंख्या के 3 गुणों वाले लिंग, शिक्षा तथा ईमानदारी, ये 3 चीज़ें ले ली तो लिंग के लिए A, शिक्षा के लिए B और ईमानदारी के लिए C। और ये लिंग पुरुष है तो A और स्त्री है तो अल्फ़ा। इसी प्रकार शिक्षित है तो B और शिक्षित नहीं है तो बीटा। इसी प्रकार बेरोजगार है तो रोजगार है तो C और रोजगार नहीं है तो गामा। ये 3 चीज़ों के आधार पर अगर अपन जनसंख्या करेंगे तो सबसे पहले जनसंख्या को n लिखेंगे, पुरुष को A, स्त्री को अल्फ़ा। इसी प्रकार पुरुषों में फिर B शिक्षित है और पुरुष है तो दोनों गुण मौजूद है A और B,
और इसी प्रकार अशिक्षित है ए और बीटा, और इसी प्रकार स्त्री है और शिक्षित है अल्फ़ा और बी, अशिक्षित है अल्फ़ा और बीटा। इसी प्रकार फिर शिक्षित भी है, इस पुरुष भी है, तो दोनों गुण मौजूद है, और तीसरा गुण मौजूद है जो रोजगार भी है, तो सी ए बी सी का मतलब हो गया ए फॉर पुरुष है, बी फॉर शिक्षित है और सी फॉर रोजगार भी है। तीसरी स्थिति पुरुष है तो ए और शिक्षित है तो बी और रोजगार नहीं है तो गामा। इस प्रकार से ये पूरी सारणी बनाई जाएगी। इसके बाद अपन बात करते हैं संख्यात्मक वर्गीकरण, क्वांटिटिव क्लासिफिकेशन। यदि तथ्य ऐसे हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से माप सकते हैं, जैसे प्राप्तांक, ऊंचाई, भार, आयु, आय, बिक्री आदि, ऐसे तथ्यों को चर वेरिएबल्स कहते हैं। यदि ऐसे तथ्यों को वर्गों में रखा जाए तो संख्यात्मक या वर्गांतर का अनुसार वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन बाय क्लास इंटरवल और वेरिएबल्स भी कहते हैं। संख्यात्मक वर्गों की आवर्ती वितरणों के रूप में प्रस्तुत किया जाए, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। नंबर ऑफ स्टूडेंट कि 0 से 20 मार्क प्राप्त करने वाले 7 बच्चे थे, 20 से 40 मार्क्स प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 10 थी, और 40 से 60 प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 20 थी, 60 से 80 प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 12 थी, और 80 से 100 नंबर प्राप्त करने वाले बच्चों की संख्या 24 थी। इस प्रकार इसको अलग अलग रूप से इनका वर्गीकरण किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। कल अपन जो देखेंगे वो वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित बातें भी, जो भी बातें इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। इसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे, और मेन जो पॉइंट है वो इसकी संख्यात्मक वर्गीकरण में परिभाषित जो शब्द होते हैं उनके बारे में बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, और बेस्ट क्वांटिटिव वैल्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार से इन चीज़ों के अपन बात अगले आने वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। शायद आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।